वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म प्रिपरेशन। ये मिड टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 402 के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इंट्रोडक्शन जो है उसके हवाले से, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो असल में है क्या, एक स्पेशलाइज ब्रांच है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग जो मुख्तलिफ तरह की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। जो बेसिक कोर्स होते हैं अकाउंटिंग के उसके अंदर नॉर्मली तौर पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। तो ये एक ऐसी स्पेशलाइज ब्रांच होती है अकाउंटिंग के जिसके अंदर फोकस कुछ होता है कैप्चर करने के ऊपर, एनालाइज करने के ऊपर, कंट्रोल करने के ऊपर कि जो कॉस्ट होती है। अब जब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाती है तो कॉस्ट की ही बात होती है, और ऐसी कॉस्ट जो कि एसोसिएट है प्रोडक्शन के साथ और ऑपरेशंस के साथ। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो चीज़ें बन रही हैं और जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनके साथ जितनी भी कॉस्ट जुड़ी हुई है उसके बारे में जो है वो बात की जाती है। ये प्ले करती है क्रिटिकल रोल जो है मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्योंकि मैनेजर्स जो होते हैं उनको मदद मिलती है डिसीजंस लेने में, क्योंकि एक डिटेल इंसाइट मिलती है कॉस्ट बिहेवियर के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से और प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से। जब कॉस्ट को मेजर करते हैं तो उससे पता चलता है कि एफिशिएंसी का भी और प्रॉफिटेबिलिटी का भी। तो फिर इंट्रोडक्शन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जैसे कि कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट का कंट्रोल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक फर्म जो है वो लॉस की तरफ भी जा सकती है। और कॉस्ट में फिर रिडक्शन भी होना है, भाई कॉस्ट जो आ रही है उसको उसमें कमी लाई जाए। और इसके अलावा जो है वो मदद भी मिलती है जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। और इसके स्कोप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। मैं चीज़ें जो बन रही हैं, जैसे कि आपको बताया गया था कि प्रोडक्शन होती है, और इसके अलावा सर्विस पे जो प्रोवाइड की जा रही है। सर्विस सेक्टर्स जो होते हैं जैसे कि बैंक वगैरह होते हैं, वहाँ पर तो नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जाती है। और नॉन प्रॉफिट होती है प्राइसिंग के लिए। ये भी होता है कि नॉन प्रॉफिट भी होता है। और इसके अलावा बजटिंग, यानी कि बजट बनाना, बजट जो बनाया जाता है, और रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस वगैरह भी किए जाते हैं। डिफरेंस फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुकाबले में अगर हम इस अकाउंटिंग को देखें तो इसमें जो है वो फोकस होता है इंटरनल यूज़ के ऊपर और मैनेजरियल इंसाइट्स के ऊपर, ना कि एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी कि इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होगा वो अंदर के ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग करेंगे, बाहर के लोगों के मुकाबले में, और मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। अब कुछ की टर्म्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो कि बहुत आपको मदद करेंगी इस पूरे कोर्स को, इस सब्जेक्ट को समझने में भी, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले जो है वो कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट यानी कि जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो मॉनेटरी वैल्यू से मुराद मनी वैल्यू होती है, यानी कि पैसे के अंदर उसकी कितनी वर्थ है, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं, तो वही कॉस्ट होगी। यानी कि कितने खर्चा, एक तरह से हम कह सकते हैं मतलब जो पैसों के हिसाब से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए, पैसों के हिसाब से वो उनकी कितने, उनकी जो है वो प्राइस थी उस वो। और एक्सपेंस की हम बात करें, कॉस्ट डेट हैज़ बीन इनकर्ड एंड चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। एक्सपेंसेस से मुराद वो कॉस्ट होती है। अब एक्सपेंस उससे थोड़ा आगे का स्टेप है, समझ लें आप कि वो कॉस्ट जो कि इनकर हो चुकी है और उसको रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। और इसके अलावा फिर डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल होती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती हैं जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती। डायरेक्टली हम इनको ट्रेस नहीं कर सकते सिंगल प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, हम नहीं अंदाज़ा कर सकते कि एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारा कितना फैक्ट्री ओवरहेड आया है, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ जाती है। अंडरस्टैंड करना इन टर्म्स को जो है वो क्रूशल हो जाता है इंटरप्रेट करने में, जो कॉस्ट रिपोर्ट है, और अप्लाई करने में जो कॉस्टिंग मेथड होते हैं एक्यूरेटली। Now the financial statements and related issues. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पहला पार्ट है ये। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी बनते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बनते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है इनमें डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन स्टेटमेंट तो वही होते हैं जैसे कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वगैरह हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या करते हैं, एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ का। बैलेंस शीट की हम बात करें और तो बैलेंस शीट जो है वो क्या करती है, शो करती है एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और जो इक्विटी होती है उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर टाइम के अंदर। और बैलेंस शीट जो है वो एक्चुअली बनाई जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन को सामने रखते हुए, जो कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़
प्लस ऑनर्स इक्विटी होता है, यानी कि हमेशा एसेट जो है वो बराबर होगा लायबिलिटीज़ में जब हम ऑनर्स इक्विटी को हम ऐड करेंगे। और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट का बताएगा कि एक स्पेसिफिक वक्त में कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितनी जो है वो इक्विटीज़ जो है वो मौजूद हैं। और इसके मुकाबले में अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें इनकम का लफ्ज़ आ रहा है तो इसमें इनकम की भी बात की जाती है, तो इसमें हमें रेवेन्यूज़ का पता चलता है, रेवेन्यूज़ इनकम को कहते हैं, तो रेवेन्यूज़ का हमें पता चलता है। इसके अलावा एक्सपेंसेस का हमें पता चलता है कि अखराजात कितने हुए, और फिर जब रेवेन्यूज़ में से तमाम एक्सपेंसेस को निकालते हैं तो फिर प्रॉफिट भी आ जाता है, वो भी हमें इसके ज़रिए निकाल लेते हैं। ओवर अ पीरियड, एक पीरियड के ऊपर होता है, इसमें किस स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं होती बल्कि एक पूरे पीरियड की बात होती है इसमें। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान। सो ये स्टेटमेंट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं, और एक्यूरेट प्रिपरेशन जो है वो एसेंशियल भी होती है स्टेक होल्डर्स के लिए। दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ बनते हैं, मतलब यानी कि ऐसा एक दूसरे से इन आपस में कनेक्टेड हैं ये, क्योंकि हम प्रॉफिट जो निकालते हैं इनकम स्टेटमेंट के ज़रिए तो फिर बैलेंस शीट में क्या होता है कि उसका असर, बैलेंस शीट में उसका असर पड़ता है जो प्रॉफिट हम निकालते हैं। सो अब अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के रोल की हम बात करें, सो ये इंश्योर करती है कि करेक्ट वैल्यूएशन हो जो भी इन्वेंट्री रखी हुई है, और इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और ये इम्पैक्ट करते हैं जो इनकम स्टेटमेंट की एक्यूरेसी होती है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ और दूसरे जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है वो बात की जा रही है, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके नाम से ही हम देखें तो ये क्या है कि ये कैश मूवमेंट में को कैटेगराइज करता है, कैश मूवमेंट की बात हो रही है। इसका ताल्लुक इससे नहीं होता कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस हुआ, वो इनकम स्टेटमेंट से होता है। यहाँ पर सिर्फ कैश मूवमेंट की बात होती है, और वो कैश जो मूवमेंट होती है वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर जो कैश की मूवमेंट होती है, तो इससे हमें एक इंसाइट मिलती है जो लिक्विडिटी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके हवाले से। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है। अब ये शो करता है जो चेंजेस आती है ऑनरशिप इंटरेस्ट के अंदर, ऑनरशिप इंटरेस्ट में जितनी भी चेंजेस आती है वो हो गई, और इसके अंदर जो वो रिटेन अर्निंग होती है वो अर्निंग जो एक तरफ रख दी जाती है, और इसके अलावा डिविडेंड जो पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, ये कंपनीज़ के केस के अंदर होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पैक्ट की हम बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा जो होता है ये सपोर्ट करता है एक्यूरेट एक्सपेंस एलोकेशन। इसके ज़रिए सही तरीके से एक्सपेंस की एलोकेशन की जाती है कि कौन से एक्सपेंसेस कहाँ एलोकेट किए जाएंगे। और कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स होते हैं कि कॉस्ट जो है वो कंट्रोल रहे, क्योंकि अगर कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस की तरफ भी जा सकती है, और इसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस होते हैं। सो कॉमन रिपोर्टिंग इश्यूज भी देखने में आते हैं, जैसे कि मिस क्लासिफिकेशन होती है, कैश फ्लोज के अंदर मिस क्लासिफिकेशन होती है, गलत तरीके से उसको क्लासीफाई कर दिया जाए, फिर इक्विटी एरर्स आ जाते हैं, उससे क्या आता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस ख़राब हो सकता है, और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो भी गलत हो सकती है। सो प्रॉब्लम्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट कर सकता है कई सारे चैलेंजेस, जैसे कि इनकरेक्ट जो क्लासिफिकेशन होती है आइटम्स की, जैसे कि ओमिशन हो जाना, नेसेसरी एडजस्टमेंट का मिस हो जाना, वैल्यूएशन एरर्स आ जाना इन्वेंट्री के अंदर। और ये जो इश्यूज होते हैं, इन इश्यूज से क्या होता है कि मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं, और डिसीजन मेकिंग भी ख़राब होती है। और कॉमन पिटफॉल आते हैं, जैसे कि फेलिंग हो जाना, के अकाउंट करें जो एक्रूड एक्सपेंसेस हैं या फिर जो डेप्रिसिएशन है। और जो इम्पैक्ट होता है इन एरर्स का वो होता है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी और लिक्विडिटी एनालिसिस के ऊपर। सो हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस है इंटरनल कंट्रोल की भी, और रेकन्सिलेशन प्रोसेसेस की, ताकि मिनिमाइज़ किया जाए इन प्रॉब्लम्स को। सो नाउ द इन्वेंट्री एंड मटेरियल मैनेजमेंट। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस की हम बात करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि मटेरियल जो अवेलेबल हो प्रोडक्शन के लिए बगैर किसी एक्सेसिव होल्डिंग कॉस्ट के। और कॉस्टिंग मेथड में अगर हम देखें तो कॉस्टिंग मेथड में फीफो लीफो वेटेड एवरेज आ जाता है। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही पहले जाएगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट जो आखिर में आया वो पहले जाएगा। और वेटेड एवरेज में सबका एवरेज ले लिया जाता है, एक एवरेज यूज़ किया जाता है। तो ये तमाम मेथड्स के ज़रिए वैल्यू किया जाता है इन्वेंट्री को, और ये मेथड्स अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, और जो टैक्स ऑब्लिगेशन होती है उसको भी।
और इन्वेंट्री सिस्टम्स होते हैं पीरियोडिक और परपेचुअल, और इनकी एप्लीकेशन जो है वो होती है एक्यूरेसी और कंट्रोल के लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है जो कि मेजर करता है एफिशिएंसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की और जो मटेरियल यूजेज होता है उसकी। नाउ द कॉस्टिंग एंड कंट्रोल ओवर मटेरियल। मटेरियल कंट्रोल की हम बात करें तो मटेरियल कंट्रोल जो है इसमें क्या है, मॉनिटरिंग करना जो मटेरियल यूजेज है ताकि प्रिवेंट किया जाए यूज वेस्ट और थेफ्ट को। और कॉस्टिंग मेथड जो होते हैं मटेरियल के उसमें ये होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग आ जाती है। सो टेक्निक्स होती हैं जैसे कि सेट करना रीऑर्डर लेवल्स मेंटेन करना बिन कार्ड, और इसके अलावा यूज़ करना मटेरियल रिक्विजिशन। सो इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल जो है वो रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट भी। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि कमी आ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। और इसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो एक टूल है ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ऑर्डर साइज़ और मिनिमाइज़ करने के लिए टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करें तो इफेक्टिव मटेरियल कंट्रोल से क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कमी आती है, और उसी से क्या होगा, जब प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आएगी तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट में इजाफा होगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी तभी होती है जब कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट हासिल किया जाता है। नाउ द EOQ एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। EOQ और सोर्स डॉक्यूमेंट की हम बात करें यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये एक फार्मूला बेस्ड अप्रोच है ये देखने के लिए कि जो ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी है वो मिनिमाइज़ करे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसके अंदर ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट आ जाती है। और जो अजम्पशन होते हैं उसके अंदर कांस्टेंट डिमांड और लीड टाइम वगैरह है। और सोर्स डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर गुड रिसीव नोड यानी कि GRN और मटेरियल रिक्विजिशन नोड यानी कि MRN है, और इनका रोल होता है मेंटेन करने में एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। सो नाउ द लेबर एंड ओवरहेड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, लेबर कॉस्ट एंड पेरोल की। सो कंपोनेंट्स हैं लेबर कॉस्ट के। लेबर कॉस्ट के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि वेजेस आ जाती है, सैलरीज आ जाती है, रिलेटेड बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। पेरोल सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि एक्यूरेट पेमेंट हो और वो रेगुलेशन जो उसके मुताबिक भी हो। इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं जैसे कि बोनस प्लान्स हैं, पीस रेट सिस्टम होता है जो कि मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। जितने भी इंसेंटिव दिए जाते हैं एम्प्लॉय उससे मोटिवेट होता है, और फिर जब वो मोटिवेट होगा तो प्रोडक्टिविटी के अंदर भी इजाफा होगा, वो जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा बेहतर जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगा वो चीज़ें जो उसका काम है। और लेबर एफिशिएंसी रेशियोज़ और टर्नओवर रेशियोज़ जो होते हैं ये मेजर है वर्कफोर्स स्टेबिलिटी का भी और परफॉर्मेंस का भी। और हाई टर्नओवर जो होता है, जब ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है उससे रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ती है और डिस्टरप्ट हो जाती है प्रोडक्शन स्केड्यूल। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लेबर जो है वो लोग रुकते नहीं है, सिंपल अल्फाज में अगर हम ये कहें कि लोग रुकते नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक तब उनकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी बढ़ रही है, और होता क्या है कि फिर नए नए लोग आते रहते हैं, तो उससे क्या होता है फिर प्रोडक्शन उनकी पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाती है। प्रोडक्शन उनकी बहुत जो है वो एक मुश्किलात का शिकार हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि नए से नए लोग आते रहते हैं तो उनको फिर ट्रेनिंग के अंदर या उनको समझने में, काम समझने में उनको टाइम लगता है, और फिर नतीजा क्या निकलता है कि एफिशिएंसी के साथ काम नहीं हो पाता, क्योंकि नए से नए आते रहेंगे तो क्या होगा कि फिर नए से नए आने में एक तरफ तो उनकी रिक्रूटमेंट की और उनकी जो सिलेक्शन वगैरह की कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है, साथ में उनको फिर काम सीखने में, समझने में, या फिर उनको सेट होने में टाइम लगता है इस वजह से। सो फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेशन एंड वेरिएंसेस। सो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो है वो अगर हम देखें तो उसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाती है जैसे कि यूटिलिटीज़ है, डेप्रिसिएशन है और मेंटेनेंस आ जाते हैं। और एलोकेशन मेथड्स अगर हम देखें तो उसके अंदर डायरेक्ट, स्टेप डाउन और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ जाती है। और वेरिएंस हम देखें, वेरिएंस एनालिसिस जो है उसके अंदर जो है वो स्पेंडिंग और एफिशिएंसी वेरिएंसेस आते हैं, और कैसे ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कॉस्ट कंट्रोल अपॉर्चुनिटीज़। और इम्पैक्ट होता है एक्टिविटी लेवल्स का ओवरहेड अब्जॉर्प्शन के ऊपर, और जो इम्पोर्टेंस है एक्यूरेट बजटिंग की ओवरहेड कॉस्ट के लिए। नाउ द कॉस्टिंग सिस्टम्स।
जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की अब हम बात करते हैं, और इसके अंदर जॉब कॉस्ट शीट जो है प्रिपरेशन की जाती है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर असाइन किया जाता है कॉस्ट जो है वो स्पेसिफिक जॉब्स या फिर बैचेस के ऊपर। अब होता क्या है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर इस ऑर्डर्स पे जब काम बन रहा है, ये वहाँ उन फैक्ट्रीज के अंदर होता है जहाँ पे ऑर्डर के ऊपर चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि मास प्रोडक्शन हो रही है, बल्कि ऑर्डर्स पे चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। ऑर्डर्स के ऊपर हर ऑर्डर के मुताबिक अलग चीज़ जो है वो बनाई जाती है, वहाँ पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कॉस्ट असाइन की जाती है स्पेसिफिक जॉब्स को या बैचेस को, और ये सूटेबल होता है कस्टमाइज प्रोडक्शन के लिए भी। सो प्रिपरेशन की जाती है जॉब कॉस्ट शीट्स की। इसके अलावा ट्रैक किया जाता है जो डायरेक्ट मटेरियल्स है, डायरेक्ट लेबर है, और जो ओवरहेड होता है एक्यूरेटली, ताकि इंश्योर किया जाए प्रिसाइज जॉब कॉस्टिंग और कंट्रोल भी। और इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। ये कॉमन है कंस्ट्रक्शन के अंदर। हम कंस्ट्रक्शन में तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही होता है कि हर एक कंस्ट्रक्शन दूसरी कंस्ट्रक्शन से अलग होती है, और स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्शन होती है। ऑर्डर ले के जो है वो चीज़ें बनाई जा रही होती हैं वहाँ पर, और वो किस कहीं भी हो सकता है, इवन के गाड़ियों के अंदर भी हो सकता है। अब पहले के दौर में केक तक लोग जो है वो ऑर्डर पे बनवाते थे, आज के दौर में भी बनवाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में आता है। तो वहाँ पर भी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की जो है वो ज़रूरत होती है। और इसके अलावा प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी होती है। सो एक्यूरेट जॉब कॉस्टिंग जो है वो क्रूशल होता है सेट करने के लिए प्राइस कि किस तरीके से हम प्राइस सेट करेंगे, क्या प्राइस चार्ज करेंगे। एनालाइज करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है इंडिविजुअल जॉब्स की या फिर प्रोजेक्ट्स की। नाउ द प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ऑर्डर के ऊपर नहीं, बल्कि एक जैसी चीज़ें बन रही होती हैं। और जब एक जैसी चीज़ें बनती है तो यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है। अब जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें केमिकल बनते हैं। जनरली तौर पे कोई भी ऑर्डर पे केमिकल नहीं बनवाता है। इस तरह फूड प्रोसेसिंग होती है, इस तरह की चीज़ें। और कॉस्ट जो है यहाँ पर होता क्या है कि एक्यूमुलेट होती है प्रोसेस या फिर डिपार्टमेंट के ज़रिए, ना कि जॉब्स के ज़रिए। और इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट भी फिर हमें देखने में मिलता है। इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि 1000 यूनिट कंप्लीट हैं और 1000 यूनिट हाफ कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है। तो वो जो दूसरे 1000 यूनिट 50% कंप्लीट है वो 500 यूनिट्स के इक्विवेलेंट होंगे। ये इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट होता है। और इसके अलावा फिर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है कि एक यूनिट के ऊपर कितनी जो है वो कॉस्ट हमें आ रही है। और इसके अलावा हैंडल किया जाता है नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस को। सो इंसाइट मिलती है हमें एफिशिएंसी और जो कॉस्ट कंट्रोल होती है मास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।